हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अंकिता गुप्ता, जिन्होंने सीएसआर नेट इस बार क्वालिफाई किया है। सबसे पहले अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। चलो, हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कैसा महसूस कर रहे हो आप। सीएसआर क्वालिफाई हो गया, एक माइलस्टोन रहता है हमारे करियर में। तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? हालांकि मैं खुश हूँ और लास्ट 2024 के जून वाला भी मेरा क्लियर हुआ था। हालांकि उस वक्त मेरा एलएस था, दैट्स टू विथ एआई रैंक 75 था। ओके। उस जून वाले एग्जाम में मेरा 2.25 मार्क्स से रह गया था जेआरएफ। तो अभी क्लियर हो गया। तो चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर के बारे में कैसे पता चला, सीएसआर नेट के बारे में, और आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की, किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई पढ़ाई में, बताइए जरा। जी, जब मैं मास्टर्स में थी अपने एमएससी के दौरान ही मुझे पता था उसके बारे में, और ग्रेजुएशन में भी पता था, लेकिन उस वक़्त तो हम इतना सीरियसली नहीं हम्म, लेते हैं चीज़ों को। हालाँकि वो मेरी पर्सनल बात है, मैं नहीं ले रही थी। हम्म, तो मास्टर्स के दौरान जब क्लासेस शुरू हुई तो यूनिवर्सिटी में भी बातें होती थी कि इसके ये टॉपिक नेट में भी होती है तो हम्म, ध्यान से पढ़ाई करो। तो उस वक़्त हमारा था कि मास्टर्स के दौरान हमारा कोरोना का बैच था, हम्म, तो क्लासेस भी हम लोगों का सेकंड और थर्ड सेम ऑनलाइन ही रहा था। तो हम उसी वक़्त मैंने थोड़ा बहुत मैं पढ़ रही थी, लेकिन वो घर से उतना होता नहीं है सीरियसली प्रिपरेशन, और फिर सेमेस्टर्स का भी क्लासेस रहते थे ऑनलाइन ही। हम्म। तो ऐसा गया। मेरा मास्टर्स के बाद मैंने असल में प्रिपरेशन शुरू की, सारे टॉपिक्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रियल एनालिसिस, फिर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फिर ओडीपीडी। ओडीपीडी तो ग्रेब में ही होता है ज़्यादातर लोगों के, तो उसमें इतना माथापच्ची नहीं करना पड़ा था कभी भी। और ग्रुप थ्योरी मेरा अच्छा था, लेकिन रियल हुँ, हुँ, और कॉम्प्लेक्स को लेके चलते-चलते ग्रुप थ्योरी कब वीक पड़ने लगा वो महसूस ही नहीं हुआ। हुँ। फिर आई रिंग थ्योरी में असल में घुसने के बाद पता चला कि फील्ड थ्योरी भी कितना इम्पैक्ट करता है चीज़ों को। तो ऐसा ही रहा प्रिपरेशन। पहले तो 1 साल सारे टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज़ किया, फिर पीवाईक्यू लगाने शुरू किए, सारे चीज़ों के स्टार्टिंग फ्रॉम सीएसआर, गेट, एनबीएचएम, जैम, टीएफआर, ये सारे पेपर्स अच्छे से लगाए। फिर क्वेश्चन्स बनने लगे, ग्रेब में आने लगे। फिर मतलब मेरा ऐसा भी था बैक ऑफ द माइंड कि मैं वो जॉइन कर लूँ पीएचडी। फिर 24 के जनवरी में मैंने जॉइन किया पीएचडी, और जून 24 में मेरा गेट हो गया। हुँ। फरवरी में हुआ था मेरा गेट, 24 के फरवरी में ही गेट निकला था। और एनबीएचएम भी मैंने दिया, 2 बार दिया था, लेकिन हालाँकि लास्ट टाइम कट ऑफ 50 चला गया था और मेरा स्कोर 36 ही बन रहा था, तो वो नहीं हो पाया। फिर देखते हैं अपकमिंग फ्यूचर में मैं फिर दोबारा ट्राई करूँगी। ऑलराइट। सो हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है, उनको कैसे हैंडल किया? बिकॉज़ ईज़ी टॉपिक्स हम कर लेते हैं, और आपने बताया, मेंशन किया कि कोविड बैच से आपका मास्टर हुआ है, तो सभी चीज़ें हम इतना सीरियसली नहीं लेते। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने जी। कैसे अप्रोच किया ग्रुप थ्योरी वगैरह डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को? कैसी स्ट्रैटेजी रही उन टॉपिक्स में? पहले तो हम थियरीज़ तो पढ़ ही लेते हैं, फिर लगता है कि हमको आता है, कुछ-कुछ हुँ, चीज़ें हुँ। आती है, लेकिन जब सवाल नहीं बनते हैं, हुँ, हुँ। और पार्ट सी जो है असल में जो बैंड बजाती है स्टूडेंट्स की, तो उसको अच्छे से एनालाइज़ करना पड़ता है। पहले मेरा जब पेपर नहीं निकला नेट का, पार्ट सी के वजह से ही नहीं निकला। पार्ट ए, बी में हालाँकि मेरे बिगिनिंग में ही मतलब इतने गलत नहीं होते थे सवाल पार्ट ए, बी में, क्योंकि उसमें एक ही सही सवाल होता है, एक ही सही आंसर होता है। लेकिन हमको दिक्कत ऑलराइट, तो पार्ट ऑलराइट। सो हमारे व्यूअर्स बी को बताइए, में अपने आप आती को है। अपने कैसे तो रीसेट करते थे? बिकॉज़ मैथ जैसा सब्जेक्ट पार्ट सी पढ़ना अपने आप में एक सैचुरेशन आता है। सवाल जब यस, नहीं यू आर ऑडिबल। बनते थे, यस। So my next question for you, बस Ankita. शुरुआत में ऐसा था कि बस 2-3 ही सवाल बन पाए। Okay, चलिए। मुझे आवाज़ नहीं आई, फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा। ओके।
तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब भी आप सैचुरेशन फील करते हो तो कैसे अपने आप को रिसेट करते हो? तो व्हाट वर द एक्टिविटी दैट यू फॉलो दैट मेक्स यू रिसेट योरसेल्फ? जैसे गाने सुनना, चेस खेलना। सैचुरेशन तो सैचुरेशन तभी आने लगते हैं कि जब हमारे सवाल बनने लगते हैं। ओके। जब हम पार्ट सी के सवाल जैसे हम एनालाइज करते हैं वैसे ही सारे सवालों को एनालाइज करना चाहिए, चाहे वो पार्ट बी से हो या पार्ट सी से। चारों ऑप्शन जब हम एनालाइज करके आंसर्स बताते हैं तभी सेटिस्फेक्शन आता है। जो आप बोल रहे सैचुरेशन आता है हमको तभी। जब सारे ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, किस मतलब क्यों दिए गए हैं, हम जब एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तभी हमको सैचुरेशन पॉइंट फील होने लगता है। यस, डेफिनेटली। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने बात की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत क्रूशियल रहता है, तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे एग्जाम से पहले? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी आपने कैसे की, इसके बारे में डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरा ऐसा था कि मॉक मैंने वैसे नहीं लगाया था कि मतलब हाँ, मॉक मैंने एग्ज़ाम के पहले 15-20 दिन बस मॉक ही लगाए ओके। और जो अपना मॉक के दौरान जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी उसको रिवाइज़ कर लिया करती थी मैं। और उससे पहले मैंने 3 से 4 महीने बस सवाल ही लगाए थे। सारे सवाल जो एनबीएचएम के होते हैं, टीएफआर के होते हैं, गेट के होते हैं, सीएसआईआर के तो लगाने ही हैं। ऑलराइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अंकिता, जब एग्जाम डे रहता है, प्रेशर वाला दिन रहता है, बिकॉज हम नर्वस रहते हैं, अब इससे पहले भी एग्जाम दिए होते, तब हुआ नहीं रहता है हमारा जेआरएफ, तो दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, तो आप कैसे उस दिन को हैंडल किया, क्या माहौल था एग्जाम सेंटर पे, उसके बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी, इस बारी तो मेरा उतना प्रेशर नहीं फ़ील हुआ था मुझे, हम्म। लेकिन क्योंकि मेरा जून में निकला था एलएस और मैं पीएचडी भी परस्यूइंग कर रही हूँ। हम्म। फिर मेरा एक बुक चैप्टर भी निकल गया, तो ऑन एंड ऑन मेरा एनएफ ओबीसी के थ्रू स्टाइपेंड भी है जेआरएफ का ही जो ओके। अंडर जेआरएफ स्कीम जो मिलता है, तो ऑन एंड ऑन वो ठीक था मेरा। फिर इस बार मैंने मतलब बस पीवाईक्यू लगा के ही मैं एग्ज़ाम देने गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा दिक्कत आया मुझे पार्ट सी में मेरे 12 सवाल सही हो गए आफ्टर मतलब हम्म। तो वो ठीक है, पार्ट सी में एग्ज़ाम देने वक़्त ही मुझे फ़ील हो रहा था कि वो सही जा रहा है पार्ट सी। 1-2 सवाल खुद की मतलब इधर-उधर खामियों की वज़ह से गलत कर दी, वो अलग बात है। लेकिन पार्ट बी में काफ़ी दिक्कत था। पार्ट ए और पार्ट सी सवाल अच्छे थे, यस, इस बार लेकिन पार्ट भी पार्ट थोड़ा बी में बहुत डिफिकल्ट भी था। दिक्कत आ रही थी यस, डेफिनेटली। कि पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट था इस हुँ। बार कंपैरेटिवली। हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया था, मतलब पहले बी किया था, सी किया था, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी एग्जाम के 3 घंटे? मैंने पार्ट सी से ही शुरू किया था। ओके। और पार्ट सी कितना में समय लगभग डेडिकेट किया मैंने था आपने? 1 अलोकेट अलोकेशन कैसा रहा 3 घंटे में? कितना समय सी के लिए, कितना बी के लिए अलोकेट किया था आपने? की आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस इंडिविजुअल सेक्शन? बी के लिए आपने कितना समय डेडिकेट किया, सी के लिए कितना किया, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, नियरली 70 टू 75 मिनट्स मैंने लगा दिए थे पार्ट सी में। ओके। पार्ट सी में, फिर मैं गई पार्ट बी में। पार्ट बी में मैंने नियरली पार्ट ए में 30 मिनट्स ही दिए थे मैंने पार्ट ए में, बाकी सारा टाइम पार्ट बी के लिए ही रखा था। ऑलराइट। पार्ट बी का वैसे सवाल बनने भी नहीं मेरे ज़्यादा, तो मुझे उस वक़्त लगा कि इस बार भी जेआरएफ नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे कट ऑफ चला लो गया गया है, तो लगभग 70-18 मार्क्स से ड्रॉप हुआ है कट ऑफ। जी, चलिए, जी, बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। सीएसआर नेट, जेआरएफ तो क्वालिफाई हो गया, पीएचडी भी आप परस्यू कर रहे हैं, एक माइलस्टोन अचीव हो गया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स योर एम्बिशन, क्या करना है आगे फ्यूचर में? आगे फ्यूचर में अभी तो मुझे मेरी दिल ख्वाहिश ये है कि मैं एनबीएचएम क्लियर कर पाऊँ कभी। हम्म। अभी एट प्रेज़ेंट तो मैं यही सोचती हूँ डीपली कि मेरा एनबीएचएम भी क्लियर हो जाए, काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे और अभी तो रिसर्च अच्छे से करना है, पेपर अच्छे निकालने हैं। यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और उसको अपने प्रिपरेशन की जर्नी में इनकलकेट करेंगे।
Thank you so much for joining with us, and I wish you all the best for all your future endeavors. Thank you. Thank you so Thank you. much for joining.